हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोरोना वायरस के बढ़े प्रभाव के बीच चीन पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने चीन के खिलाफ कठोर रणनीति अपनाने का फैसला लिया है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका की जगह एशिया को वैश्विक शक्ति के केंद्र के रूप में उभारने के संकेत दिए हैं। यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने भारत के नाम लिए बिना ही कहा कि चीन के खिलाफ कठोर रणनीति बनाने में सबसे जरूरी है कि हम एशिया के लोकतांत्रिक देशों के साथ बेहतर रिश्ते विकसित करें। यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने जर्मनी के राजदूतों के साथ बैठक के दौरान कहा, विश्लेषकों ने अमेरिकी नेतृत्व वाली प्रणाली के अंत और एशियाई सदी के आगमन के संकेतों को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि यह अब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कोविड-19 महामारी को वैश्विक शक्ति के केंद्र को पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाने वाले महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। इस बैठक में जोसेफ बोरेल ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन के लिए पक्ष चुनने का दबाव बढ़ रहा है। 27 देशों के समूह को अपने हितों और मूल्यों का पालन करना होगा। चीन का उदय प्रभावशाली रहा है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि ब्रुसेल्स और बीजिंग के बीच संबंध हमेशा विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित नहीं रहे। हमें चीन के लिए अधिक मजबूत रणनीति की जरूरत है, जिसके लिए हमें एशिया के लोकतांत्रिक देशों के साथ काम करना होगा। जाहिर है कि जोसेफ बोरेल का साफ इशारा भारत की तरफ था, जो एशिया के एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में अपना स्थान रखता है। एशिया में अब तक व्यापार के मामले में चीन ने पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा था। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से और चीन की नीतियों की वजह से हजारों कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों में अपने व्यापार को बढ़ाने की राह देख रही हैं। ऐसे में एक बड़े बाजार के रूप में भारत उनके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। कई देशों की कंपनियों ने अब तक भारत आने का अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और भारत सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी इसकी तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द उसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। को भी सुना। अब आपका क्या मौके पे सवाले से, उन्होंने तो बकायदा बताया कि उनको चाइना अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप क्या देखते हैं कि आगे क्या होगा इस इशू पर, और पहल किस जानिब से की गई थी, क्यों की गई थी, वजह क्या नजर आती, भारत क्यों कब्जा करना चाह रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत ने खुद ये मसला पैदा किया क्योंकि भारत उस इलाके में जो कि मुतनाज़ा है और बहुत अरसे से वहाँ पे कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो वहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू किया। 2022 तक उनकी प्लान है कि 60 सड़कें वहाँ बनानी है, जो बहुत सारी ऑलरेडी मुकम्मल हो गई। इसके अलावा वहाँ पे एयरस्ट्रिप वगैरह बनाई इन्होंने, कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ पे खड़ी करने। तो उससे एक ये इम्प्रेशन ज्यादा था, एक तो वायलेशन है ही कि आप मुतनाज़ा इलाके में ये कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं ये कानूनन दुरुस्त नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चाइना को ये भी खदशा था कि जो जिस तरह की सड़कें और एयर स्ट्रिप वगैरह बनाई है उससे इनके कुछ ऐसे डिजाइन हैं, कुछ ऐसी सोच है कि गालिबन उनकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि उनकी छोड़े हैं। ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें थी कश्मीर पे, उनको भी बाला ताक रखते हुए जो जी में आया करती है। इसके साथ साथ जब चाइना ने यहाँ पे भाषा दयामन डैम बनाने का फैसला किया और एग्रीमेंट साइन किया, तो चीन ने जब एग्रीमेंट साइन किया तो भारत ने उस पर एतराज कर दिया कि आप हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, जबकि खुद यही काम उन्होंने लद्दाख में किया था। चाइना को ये खदशा पैदा हुआ कि यहाँ से कराकोरम हाईवे तकरीबन ये इस कॉर्नर से जहाँ पे ये इंकर्शन हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, वो एरिया को 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। जो कुछ हो गया सो हो गया। अब चाइना ने बातचीत के लिए रास्ता खुला रखा है, वो बातचीत करेंगे।
बातचीत में बहुत सारी मामला तय होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस बात पे एग्री करेगा कि वो जो कुछ कर लिया उन्होंने उसको वो डिसमेंटल करें या बाहर निकलें, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक चाइना ने वहां पे परमानेंट बंकर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं और काफी बड़ी तादाद में उनकी फौज वहां आ चुकी है। तो इस लिहाज से लगता यही है कि चाइना ने जो कुछ कर दिया वो उसको रिटेन करना चाहता है, भारत को उससे रिकंसाइल करना होगा। ठीक है जी, ठीक है। जनरल साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मैं कोई इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। ब्रिगेडियर साहब अब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने जनरल साहब को भी सुना, अब आपका क्या मौक़िफ़ इस हवाले से? उन्होंने तो बाकायदा बताया कि उनको चाइना अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप क्या देखते हैं कि आगे क्या होगा इस इशू पर, और पहल किस जानिब से की गई थी, क्यों की गई थी, वजह क्या नजर आती है, भारत क्यों कब्जा करना चाह रहा था लद्दाख पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें 1962 में भी इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और जिसमें चाइनीज ने, हालांकि उस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी का उस तरह की मिलिट्री माइट नहीं थी जिस तरह की अब उनकी है, टेक्नोलॉजिकली या न्यूमेरिकली और तरीके से, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एक फैसला कुन शिकस्त दिया था इंडियन आर्मी को, और जो आज तक इंडियंस जो है उसको डिबेकल के तौर पे याद करते हैं, बल्कि दे डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब इंडियन आर्मी ने कोई वहां पे एक ऐसी रिस्पॉन्ड किया विद फोर्स, क्योंकि चाइनीज आर्मी जो है वो बड़ी तादाद में पीएलए के ट्रुप्स जो है वो इन द गलवान वैली में वो क्रॉस करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंडियन जो सो कॉल्ड इंडियन एरिया में आगे, लेकिन वो तो इंडियन चाइनीज तो कहते हैं ये तो हमारा एरिया है, और वहां पे जिस भी जनरल साहब ने भी फरमाया, बिल्कुल उन्होंने अपने डिगन किया, अपने कैंप्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स लेके आए, हैवी इक्विपमेंट लेके आए और पूरी आर्टिलरी सपोर्ट वगैरह वगैरह। बल्कि आज की तो खबर यह है कि प्रेसिडेंट जीपिंग ने तो बाकायदा अपनी आम आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह कि अगर इंडियंस ने रिएक्ट किया मिलिटरीली और चाइनीज को इविक्ट करने की कोशिश की, तो फिर जारी बात है वहां पे लड़ाई तो होगी। लेकिन इंडियन पीएलए की जो सबसे बेहतरी है हर लिहाज से, खास टेक्नोलॉजिकली, और जो उनकी जो फाइटिंग एबिलिटी के लिए अब चाइनीज मशहूर है, मेरा ख्याल है कि ये 1952 के मुकाबले में ये एक सुपर डिफीट होगी, शायद मदर ऑफ ऑल डिफीट्स एज फार इंडियन आर्मी इज कंसर्न। तो ये इंडियंस को दे आर कॉन्शियस अबाउट इट। अब जारी बात है, डोमेस्टिक ओपिनियन भी वहां पे बड़ा बिल्डअप हो रहा है कि जनाब हमारी चाइनीज ऑफिसर्स और सोल्जर्स ने हमारी इंडियन आर्मी के ऑफिसर जवानों की बड़ी वहां पे उनको ह्यूमिलिएट किया, उनको ठुड्डे मारे, और जनाब इस तरह लग रहा था हमारे ऑफिसर जवान तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने, चाइनीज के सामने थे। तो पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो वहां पे बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, मूडे पे उसकी मिलिट्री लीडरशिप पे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह ये तो मैं ये समझता हूँ कि वो वहां पे एस्केलेशन हो सकती है, लेकिन उसका नुकसान इंडिया को होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो कुछ अर्से से हम सुन रहे हैं कि इंडिया के जारहाना अज़ाइम है सी पैक के ऊपर। अब सी पैक क्या है? सी पैक चीन का वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सी पैक इज द फ्लैग बेरर। इस पे चाइनीज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कश्मीर पे चाइना और पाकिस्तान एक है, सी पैक पे चाइना और पाकिस्तान एक है। हमारे स्ट्रेटेजिक मफादात, हमारे इकोनॉमिक मफादात बिल्कुल आपस में उनमें टोटल हम आहंगी है और हार्मनी है। तो मेरा ख्याल है चाइनीज ने एक मैसेज दिया है इंडियंस को कि अगर आप किसी मिस एडवेंचर का सोच रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, या जिस तरह वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई और ऐसी चीज आजाद कश्मीर की तरफ अगर आपकी नजरें हैं, बट बेसिकली सी पैक को अगर आप सबोटाज करने की कोशिश करेंगे तो चाइनीज आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और क्योंकि उनका जीरो टॉलरेंस है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया इज एट द रॉक बॉटम ट्रांजिशन मूवी। देखिए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में फ्रीडम फाइटर जो है उन्होंने अभी डेली हमले तकरीबन शुरू कर दिए इंडियन आर्मी पे। नेपाल के साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट खुल के सामने आ गया है। नेपाल ने पहली मरतबा 114 बॉर्डर चेक पोस्ट वहां पे कायम किए, मुसल्ला बॉर्डर चेक पोस्ट। कभी इंडिया सोच नहीं सकता था, क्योंकि नेपाल तो कहते थे हमारा क्लाइंट स्टेट है, हमारा सबसर्विएंट स्टेट है। बांग्लादेश के साथ कल उनकी झड़प हुई है बॉर्डर फोर्सेस के साथ, दोनों तरफ के लोग जो है वो मारे गए हैं। और जारी बात है लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज हमने उनका पहली दफा तो नहीं, कई दफा पहले भी हुआ है, हमने उनका रिकॉग्निशन 2 आज गिराए।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर अगर इंटरनल इस वक्त बड़ी इकोनॉमिक सूरत खराब है, कोविड की सूरत है, भूख अफलास का मामला है, लेकिन एक्सटर्नली तमाम नेबर्स के साथ उनके हालात इस वक्त बहुत कशीदा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उनकी लीडरशिप मैं देख रहा हूँ कि अगर इंडिया इंटरनली क्यास में और है, ये बात उनकी भारत leadership के इसमें लिए कितनी इखलास में है। खतरनाक साबित हो सकती है? क्या नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं जाए अब अपनी जनता के लिए या अपने मुल्क के लिए नरेंद्र मोदी कितना बड़ा अजाब साबित होगा? इसका जवाब में जनरल अमजद शरीफ साहब, नरेंद्र मोदी आरएसएस की सोच रखने वाली उनकी बीजेपी गवर्नमेंट, उनकी इंडियन जो आर्मी है, क्या इनको नहीं पता कि ये अपनी जनता के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बड़े सो कॉल्ड कहते हैं ना बड़ा देश, अपने बड़े देश के लिए कितना बड़ा अजाब साबित होंगे? इसके बाद के क्या रिजल्ट्स होंगे? आपको क्या लगता है? इसके साथ साथ भारत ने क्या सोच कर ये कदम उठाया था? आखिर चीन से तवक्को क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, क्या चल रहा था इनके दिमाग में कि क्या होगा? देखिए, बहुत बातचीत कोई ना कोई करके तो ये अपना मामला सीधा करते रहे, साल साल से ये चीज चली आ रही थी। नतीजा ये कि भारत की कोशिश ये रही कि वो आज भी कुछ ना कुछ ऐसा अपने मफाद में करे, और मोदी खास तौर पे जो पिछले काफी अरसा से यकतरफा मुख्तलिफ चीजें करता रहा, और आपने कश्मीर के मामले में देखा, ये यूनियन टेरिटरीज जो उन्होंने बनाई हैं, या ये जैसे बालाकोट वाला किस्सा उन्होंने पीछे किया, तो वो बच निकलता रहा है क्योंकि मगरबी कुव्वतें उसकी हमायत करती रही।